नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 सोशल साइंस यूनिट 1 राजपूत एज न्यू रूलर्स एंड स्टेट्स। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 500 years between 700 AD to 1200 AD, Rajput era was established in major parts of North India and South India। यह जो 500 सालों का समय है, ईस्वी सन 700 से लेकर ईस्वी सन 1200 तक, इस समय काल के दौरान उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कई सारे क्षेत्रों में राजपूत इरा का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। यानी कि उस समय काफी सारी नई डायनेस्टीज उभर कर आई थी, काफी सारे नए नए स्टेट्स बने थे और इस समय काल को हम राजपूत एज के नाम से जानते हैं। दे केप्ट द इंडियन हिंदू कल्चर अलाइव। और उस समय जो भी नए शासक बने, जो भी नए राज्य बने, उन राजाओं ने इंडियन हिंदू कल्चर को अलाइव रखा। उन्होंने हिंदुइज्म की संस्कृति को बढ़ावा दिया। आज के समय में हम जो काफी सारे प्राचीन मॉन्यूमेंट्स देखते हैं या काफी सारे जो पुराने मंदिर हम देखते हैं, उन सब का निर्माण इसी राजपूत इरा के दौरान किया गया था। Let us learn in detail about these small and large yet significant Rajput kingdoms, where they were located and how they were। तो इस यूनिट में हम सीखेंगे यह जो नए किंगडम्स एस्टैब्लिश हुए थे, स्मॉल एंड लार्ज येट सिग्निफिकेंट, यानी कि उनमें से जो काफी सारे स्टेट्स थे वो साइज में स्मॉल थे, जबकि कुछ स्टेट्स बहुत बड़े हुआ करते थे, लार्ज थे, पर उनमें से हर एक स्टेट सिग्निफिकेंट था, हर एक स्टेट इंपॉर्टेंट था। तो इस यूनिट में हम इन्हीं किंगडम्स के बारे में जानेंगे कि वेयर दे वर लोकेटेड, कि वो किस राज्य में किस जगह पर थे और उनका राज्य कैसा था उस समय काल के दौरान। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए या अपने देश और संस्कृति के लिए कौन कौन से काम किए थे। हर्षवर्धन पीरियड। इन द 7th century, after the death of Harshvardhan, his vast empire was divided into small independent states in North India। तो 7th सेंचुरी में हर्षवर्धन, जो कि उस समय में नॉर्थ इंडिया के सबसे ताकतवर शासक हुआ करते थे, पूरे नॉर्थ इंडिया के रीजन में इनका अकेले का शासन हुआ करता था। उनकी डेथ के बाद उनका जो बहुत विशाल एम्पायर हुआ करता था, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया और हर छोटे प्रदेश में एक नई डायनास्टी उभर कर आई। वहां पर नए शासकों ने अपना शासन शुरू किया। सिमिलरली, independent states were formed in South India also after the death of पुलकेशी II। जैसे नॉर्थ में हर्षवर्धन सबसे ताकतवर शासक हुआ करते थे, उसी तरह से साउथ इंडिया के रीजन में पुलकेशी II सबसे ताकतवर शासक हुआ करते थे। तो जब साउथ इंडिया रीजन में उनकी भी डेथ होती है, तो उनके बाद वहां का जो वास्ट एम्पायर था, जो बहुत विशाल एम्पायर हुआ करता था, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। वहां पर छोटे छोटे एरियाज में रूलर्स जो है वो अपना शासन शुरू कर देते हैं। दिस पीरियड ऑफ मिडल एज इज कॉल्ड द राजपूत इरा इन द इंडियन हिस्ट्री। और यह जो मध्य युग का समय है, जहां पर ये जो दोनों वास्ट एम्पायर्स, जब उनका अंत होता है, हर्षवर्धन का साम्राज्य और पुलकेशी द्वितीय का साम्राज्य। देखिए, पहले कैसा था कि नॉर्थ इंडिया जो पूरा था वो हर्षवर्धन के रूल के अंडर हुआ करता था, साउथ इंडिया जो पूरा था वो पुलकेशी II के रूल के अंडर हुआ करता था। तो सिर्फ दो ही ताकतवर राजा थे, पर इन दोनों की मृत्यु के बाद नॉर्थ इंडिया में काफी सारे छोटे छोटे स्टेट्स बन गए। जैसे आज हम इंडिया में देखते हैं कि काफी सारे स्टेट्स है। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया एक अलग स्टेट है और साउथ इंडिया अलग स्टेट है, सिर्फ दो स्टेट से ऐसा नहीं है। जो काफी सारे स्टेट्स हम आज के समय पे देखते हैं, उसी तरह मध्य युग के उस समय काल में काफी सारे जो प्रदेश के अलग अलग शासक थे, उन्होंने अपना किंगडम बना लिया, उन्होंने अपना साम्राज्य, अपना स्टेट एस्टैब्लिश कर लिया और उन्होंने वहां पर अपना शासन शुरू किया। और मध्य युग के इसी समय काल को हम इंडियन हिस्ट्री में राजपूत इरा या राजपूत युग के नाम से जानते हैं। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, also known as Kannauj Wars or the Kannauj Triangle Wars, for the control of northern India took place in the 9th century among the Gurjar Pratihara Empire, Pala Empire and Rashtrakuta Empire।
हालांकि हमारी टेक्स्ट बुक में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का मेंशन नहीं है, पर हम यह आपको एडेड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो नॉर्थ इंडिया में जब हर्षवर्धन की डेथ हो गई, फिर उनका जो बहुत विशाल साम्राज्य था उसको कैप्चर करने के लिए अलग अलग जो राजवंश थे उनके बीच युद्ध संघर्ष शुरू हो जाता है। और उनमें से जो तीन मेन डायनास्टीज थी, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इन तीनों डायनास्टीज ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। कन्नौज जो कि हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी, तो कन्नौज और नॉर्थ इंडिया के उनके जो अदर एम्पायर के रीजन्स थे उनको कैप्चर करने के लिए, उनको अपने अधीन करने के लिए, या हर्षवर्धन का जो विशाल साम्राज्य था उसको अकेले खुद के रूल के अंडर करने के लिए, यह जो तीन डायनेस्टीज थी उनके बीच में करीबन 200 सालों तक संघर्ष चलता है। और इस संघर्ष में अंत में गुर्जर प्रतिहारों का विजय होता है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर जो आप बंगाल के रीजन में पाल राजवंश देख सकते हैं। एक समय पर इनकी डायनेस्टी, इनका जो साम्राज्य था यह भी बहुत विशाल हुआ करता था, पर 200 सालों के त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद यह भी कमजोर हुए और अंत में गुर्जर प्रतिहार सफल रहे कन्नौज को कैप्चर करने के लिए। और हर्षवर्धन के बाद कन्नौज गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बन जाती है। और यह जो इन तीनों राजवंशों के बीच में युद्ध संघर्ष चला, इसी को हम त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। द वर्ड राजपूत मीन्स राजपुत्र। एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ भाट बार्ड्स, there were 36 clans of Rajputs in the 14th century। राजपूत शब्द का अर्थ होता है राजपुत्र, और जो भाट चारणों की कथाएं कही जाती थी, जिन्हें हम बार्ड्स के नाम से बार्डिक टेल्स भी कहते हैं, उनके अनुसार 14th सेंचुरी में राजपूतों के 36 क्लैंस, 36 वंश हुआ करते थे। राजपूत वर ब्रेव, सो देयर रेन लास्टेड लॉन्ग। और राजपूत क्योंकि बहुत बहादुर थे, वे वीर थे, तो उनका जो रेन था, यानी कि उनका जो शासन था, वो बहुत लंबे समय तक चला। दे केप्ट देयर प्रोमिस इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइफ। और जब वे किसी को वचन देते थे तो वो अपने जीवन की परवाह किए बिना वो उस वचन को निभाते थे। अगर अपना वचन निभाने के लिए अगर उन्हें अपना प्राण भी गंवाना पड़े, उन्हें अपना जीवन भी त्यागना पड़े, तब भी वो अपने दिए हुए वो वचन को निभाते थे। जैसे कि श्री राम के बारे में कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने जीवन की परवाह किए बिना वह अपने प्रोमिस को, अपने दिए हुए वचन को निभाते थे। दे वुड राधर डाई देन शो देयर बैक टू इनेमी। रण मैदान छोड़ के भागने की बजाय वे युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो जाना पसंद करते थे, वीर गति को प्राप्त हो जाना पसंद करते थे, उसके बजाय कि वो दुश्मन को पीठ दिखाकर युद्ध से भाग जाए। तो वे बहादुर थे, तो वे हिम्मत से लड़ते थे, अपने प्राणों के जोखम पे भी, अपने जीवन को दांव पे लगाकर भी वे हमेशा युद्ध में वीरता से लड़ते थे। दे वर प्रोटेक्टर्स ऑफ गौ ब्राह्मण्स, दे वुड प्रोटेक्ट द सरेंडर्ड एट एनी कॉस्ट। वो गौ ब्राह्मण्स के प्रतिपालक थे, वे उनकी रक्षा करते थे, और अगर कोई उनके शरण में आता था तो किसी भी कीमत पर वे अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति की, या जो भी प्राणी हो, पशु हो, वो उनकी रक्षा करते थे। दे नेवर प्रैक्टिस्ड अनराइटियसनेस इवन इन द बैटल। और युद्ध मैदान में भी वे कभी गलत रास्ता नहीं चुनते थे जीत पाने के लिए। जैसे हम महाभारत काल से देखते आए हैं, उस समय पर भी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के समय काल के दौरान युद्ध लड़ा जाता था, पर जैसे ही सूर्यास्त होता था तो युद्ध बंद कर दिया जाता था। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रात को कोई एक साइड के जो सेनापति हो वो अपनी पूरी सेना लेकर रात को दूसरी सेना पे आक्रमण करते हुए, ऐसे कोई किस्से हमें कभी देखने को नहीं मिले हैं। तो युद्ध मैदान में भी वो कभी अनराइटियसनेस, यानी कि अधर्म का आचरण नहीं करते थे। राजपूत वीमेन वर फेमस फॉर देयर वेलोर, दे सेंट देयर सन्स एंड हस्बैंड्स टू द वॉर फ्रंट हैप्पीली। और जो राजपूत स्त्रियां हुआ करती थी वो भी अपनी वीरता के लिए काफी प्रसिद्ध थी। वे अपने पुत्र को या अपने पति को युद्ध मैदान में हंसते हुए भेजती थी। दे डिडंट इवन केयर फॉर देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। वे कभी भी खुद की रक्षा की चिंता नहीं करती थी। इफ नीडेड दे वुड गो आउट इन द बैटल फील्ड विथ स्वॉर्ड इन देयर हैंड।
और जरूरत पड़ने पर यह जो राजपूत स्त्रियां थी वे खुद अपने हाथों में तलवार लेकर युद्ध मैदान में लड़ने जाया करती थी। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ सच ब्रेव वीमेन। और इतिहास में हम देखते हैं कि हमें ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि इसी यूनिट में आगे चलकर आप नायिका देवी के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा रानी दुर्गावती, जिन्होंने अपने अपने समय पे जो भी शत्रुओं का आक्रमण हुआ था उनके सामने युद्ध लड़कर अपनी वीरता का परिचय दिया था। वाई डिड राजपूत वीमेन स्टडी स्क्रिप्चर्स एंड लर्न टू यूज वेपन? Which are the various fields in which today's women should study and for what purpose? आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि आपको क्या लगता है कि जो राजपूत वीमेन थी, राजपूत स्त्रियां थी, वे स्क्रिप्चर्स यानी कि शास्त्रों के अभ्यास के अलावा शस्त्रों का अभ्यास यानी कि हथियार चलाना जैसे कि तलवार और तीरंदाजी, तो यह सब वो क्यों सीखती थी? और दूसरा प्रश्न है कि आज के समय की जो स्त्रियां हैं वो और कौन कौन से क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं, उन्हें कौन कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए और किस पर्पस के लिए, किस हेतु के लिए। जैसा कि हम आज के समय देखते हैं कि स्त्रियां काफी सारी फील्ड्स में बहुत आगे हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, मेडिकल हो या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस हो। तो और कौन से क्षेत्र है जहां पर वे और आगे बढ़ सकती हैं और किस पर्पस के लिए। इन द मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ ब्रेवरी, करेज एंड हीरोइज्म ऑफ राजपूत। आप अगर मध्य युग का इतिहास देखें तो उस समय काल के दौरान आपको राजपूतों की बहादुरी के कई सारे किस्से, कई सारी घटनाएं देखने को मिल जाएंगी। द राजपूत्स डिफेंडेड इंडिया फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन फॉर 500 ईयर्स। और 7th सेंचुरी के अराउंड फर्स्ट टाइम फॉरेन अटैक्स शुरू हो गए थे। तो राजपूतों ने करीबन 500 सालों तक भारत की सरहदों को सुरक्षित रखा इन विदेशी आक्रमणों से और उनसे हमारे देश की रक्षा की। इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल एंड लार्ज प्रोविंसेस इन लेट 7th सेंचुरी विथ द राइज ऑफ फ्यूडल पावर। तो 7th सेंचुरी के एंड तक भारत काफी सारे छोटे और बड़े पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था, क्योंकि उस समय तक फ्यूडल पावर्स राइज हो चुकी थी। अब फ्यूडल पावर्स क्या है? जैसे सामंतवादी सत्ताएं या सामंतशाही सत्ताएं। तो जब पहले के समय में एक बहुत बड़ा अगर एम्पायर हुआ करता था, एक बहुत ही शक्तिशाली राजा का विशाल एम्पायर होता था, राजा पूरे राज्य के क्षेत्र में खुद स्वयं से शासन नहीं करते थे, उन्होंने अलग अलग छोटे छोटे प्रदेशों में अपने सामंत रखे हुए थे। वे सामंत उस प्रदेश में शासन किया करते थे। जैसे कि हम यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों का एग्जाम्पल देखें तो हर्षवर्धन की डेथ के बाद नॉर्थ इंडिया के रीजन में गुर्जर प्रतिहार सबसे ताकतवर साम्राज्य बन के उभर कर आया। तो काफी सारे जो एरियाज थे वहां पर उनके जो फ्यूडल्स थे वे शासन किया करते थे। जैसे कि राजस्थान में गोहिल राजवंश, चौहान थे, उसके अलावा कलचुरी डायनेस्टी थी। तो ये काफी सारे गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। उसी तरह जो परमार राजवंश जो हम देखते हैं वे राष्ट्रकूटों के सामंत हुआ करते थे। तो राष्ट्रकूट की राजधानी क्योंकि मान्यखेट में थे, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र में है, तो राजस्थान के कुछ रीजन में अगर उनका शासन था तो वहां पर परमार शासन किया करते थे, जो कि राष्ट्रकूटों के ही सामंत हुआ करते थे। तो यह जो सब सामंत थे, फ्यूडल्स थे, उनकी शक्ति का उदय हुआ इस समय काल के दौरान। वे ताकतवर बने और उन्होंने अपना स्वतंत्र साम्राज्य एस्टैब्लिश कर लिया। आप राजपूत ईरा के समय में जो भी काफी सारे डायनेस्टीज देखने वाले हैं, यह सारी डायनेस्टीज किसी न किसी समय पे दूसरों के शासनकाल के अंडर हुआ करती थी, वे दूसरों के सामंत हुआ करते थे। मेनी राजपूत डायनेस्टीज इमर्ज इन द कंट्री, दिस टाइम इज कॉल्ड मिडल एज। और इस समय पर काफी सारी जो राजपूत डायनेस्टीज है वह इमर्ज हुई, उनका किंगडम एस्टैब्लिश हुआ और इस समय काल को हम मिडल एज यानी कि मध्य युग के नाम से जानते हैं। वी विल स्टडी द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया ऑफ दैट टाइम। और उस समय नॉर्थ इंडिया में कौन कौन सी डायनेस्टीज हुआ करती थी, उसी तरह साउथ इंडिया में कौन कौन सी डायनेस्टीज हुआ करती थी, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे।